हाय एवरीवन, इज शिवानी। आई एम थर्ड ईयर एमबीए स्टूडेंट। तो अभी जस्ट मेरे थर्ड ईयर के फाइनल एग्जाम्स हुए हैं, तो मतलब मैं फाइनल ईयर में होने वाली हूँ। और आपकी भी नीट को पूरा 2.5 महीना बचा है, मतलब एग्जैक्ट उतना टाइम जब मैंने अपनी नीट की तैयारी शुरू की थी। तो ये मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ जिन्हें कुछ भी कहते हैं ना, कैक है घेड़ा भी नहीं आता ना, उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है। या 2.5 महीने में मुझे लगता है कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, अगर आपको आइडिया नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको चैप्टर्स के नाम तक नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो मुझे नहीं लगता कि आप 2.5 महीने में कर सकते हो। कोई भी गलत और झूठी होप मैं आपको नहीं दूंगी, बिल्कुल भी। तो ये मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रही हूँ जिनका सिलेबस कुछ हो गया हो, या फिर जिनके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो। बस यूं है कि हाँ, सब पढ़ रखा है, बस एक बार गो थ्रू करना है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं, जैसे मैंने किया था कि मैं नीट की तैयारी कर रही थी, फिर मैंने बीएससी ज्वाइन कर ली। उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे पढ़ना चाहिए। तो तब आप ये समझ लो कि मुझे आती थी चीजें, मुझे पता था कि हाँ क्या क्या चीजें हैं, बेसिक सारे क्लियर थे। बस ये था कि गैप हो गया था कि 1 साल से बिल्कुल बुक्स को टच ही नहीं किया था। टच क्या, बुक्स बेच के बैठी हुई थी मैं। तो आप ये कह सकते हो कि मैं जीरो पे नहीं थी, मुझे आता था, बस सब एक बार दोबारा याद करने की जरूरत थी। तो 2.5 महीने में सिर्फ वही बच्चे कर सकते हैं, जीरो से आप लोग स्टार्ट करके। और अब तो कंपटीशन भी इतना ज्यादा है, तो आप 680 प्लस जीरो से नहीं ले सकते 2.5 महीने में, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दी है पहले। अगर कोई बच्चा इस होप में ये वीडियो देख रहा है ना कि मैं कह दूं कि जीरो से 680 आप पहुंच जाओगे 2.5 महीने में, आपको कुछ भी नहीं आता, तो ये वीडियो अभी छोड़ के आप जा सकते हो। सच में ऐसा नहीं हो सकता। और अब जो बच्चे बच के ये वीडियो देखने वाले, तो देखो, कॉन्फिडेंस है ना बहुत जरूरी है। अगर आप दिन में 24 घंटे में बार बार ये कहोगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, तो वो चीज दिमाग में बैठ जाती है बिल्कुल। तो आपको क्या करना है कि 24 घंटे में 24 बार खुद से कहना है कि मेरा तो हो जाएगा, बाकियों का पता नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने प्रॉपर 2.5 महीने पहले शुरू किया था। तो मैंने पता है क्या किया था। सबसे पहली चीज आप सुनना मेरी, वो बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है ना, और जो सिर्फ मॉक के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि हमने सुना होता है कि लास्ट के टाइम सिर्फ मॉक होता है, मॉक होता है। लेकिन आप लोग है ना उसकी कंडीशन भूल जाते हो। वो सिर्फ उनके लिए है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, जो रिवीजन कर रहे हैं। तब आपका मॉक जरूरी है। मॉक किस लिए है? चेक करने के लिए ना कि कितना दिमाग में है। तो उसके लिए दिमाग में कुछ होना भी तो चाहिए आपको। तो मॉक के पीछे ऐसे ही मत भागो, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे भागो। मैंने ऐसे ही शुरुआत की थी बिल्कुल। सबसे पहले चाहिए हल्का हल्का कैसा भी, लेकिन सबसे पहले एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट करो। क्योंकि जब एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट होता है ना, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगता है। ठीक है। अदरवाइज हमें लगता है कि क्या मैं मॉक दूं, क्या मैं रिवाइज करूं जब मेरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो क्योंकि जब तक एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता ना, तब तक कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। तो ऊपर ऊपर से करो, जैसे भी करो, लेकिन सबसे पहले एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद मॉक टेस्ट की तरफ भागना है। तो आप कैसे अप्रोच रख सकते हो? देखो, तो सबसे पहले फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई बुक एनसीईआरटी कुछ भी नहीं पढ़नी है आपको। सबसे पहले जो फॉर्मुलाज आपने बना रखे हो, फॉर्मुला नोटबुक रिवाइज करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। उसके बाद एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है एक बार वो देखो। उसके बाद पीवाईक्यूज करो। तो देखो, ये लास्ट का टाइम है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मॉक टेस्ट देना है, आपको हर चीज के लिए टाइम देना पड़ेगा। सबसे पहले अगर बायो पढ़नी है तो एनसीईआरटी की रीडिंग को भी टाइम देना है, फॉर्मुलाज बना रखे हैं तो नोट्स को भी टाइम देना है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं, पीवाईक्यूज भी करने हैं, और सबसे जरूरी चीज की मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करना है। देखो, मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हो, तो सबसे पहली कंडीशन यही है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन की एक बार थोड़ा मोटा मोटा रिविजन आपको होना चाहिए। अदरवाइज जब आप मॉक टेस्ट देते हो ना, तो देते तो इसलिए हो कि हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है आपका। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे अभी सिर्फ 200-300 नंबर आ रहे हैं, 400 नंबर आ रहे हैं, कहाँ मैं 650 प्लस नंबर लूंगा। उस टाइम पे आप ये नहीं सोचते कि आपने रिवीजन नहीं कर रखा, या फिर अभी मेरे पास 2 महीने है रिवीजन के लिए। उस टाइम पे ये चीजें बिल्कुल दिमाग में नहीं आती। तो थोड़ा सा रिवीजन करके फिर आप अपना मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ना। नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में अपना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए सिर्फ एनसीईआरटी से चिपके रहना। उसके अलावा एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन करना और पीवाईक्यूज करना, बस इतना ही करना है। फिजिकल में बात करें तो जो भी नोट्स आपने बना रखे हो, नोट्स रिवाइज करना, एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, मतलब जो सोल्ड क्वेश्चन है वो करने हैं, और आपको पीवाईक्यूज करना है। तो देखो, पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों ने पूरा सिलेबस कर रखा है उनके लिए भी, और जिन्होंने कुछ नहीं कर रखा तो एटलीस्ट तुम पीवाईक्यूज तो कर ही लो। ठीक है। तो पीवाईक्यूज के लिए मैं हमेशा आपको एक ही बुक बताती हूँ, ओसवाल्स की। मैं दोबारा दिखा देती हूँ आपको। तो ये है ओसवाल बुक से एनटीए 37 ईयर नीट यूजी चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सोल्ड पेपर। तो ये आपको तीनों सब्जेक्ट्स के लिए मिल जाएंगे, और ये आपके लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। तो मैं आपको फिजिक्स के खोल के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको इसमें नीट 2024 का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसकी ओएमआर शीट मिलेगी, फिर उसकी आंसर की मिलेगी। आंसर की में भी आपको चैप्टर नेम और चैप्टर में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है वो भी आपको मेंशन है, और उसके बाद आपको मिलेगी उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। फिर स्टार्ट होते हैं आपके चैप्टर्स। तो पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो चैप्टर में सबसे पहले आपको उसका माइंड मैप मिलेगा, फिर उसका ट्रेंड एनालिसिस मिलेगा, साथ में उसके नोट्स मिलेंगे, और फिर स्टार्ट होते हैं टॉपिक वाइज आपके सारे पीवाईक्यूज। तो आपको इसमें सारे 37 ईयर की पीवाईक्यूज मिलेंगे, फिर उसके बाद उसके आंसर की मिलेगी, उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो ऐसे करके आपको फिजिक्स के चैप्टर वाइज 37 ईयर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, और बुक के लास्ट में आपको 2 सैंपल पेपर मिलेंगे। तो इन बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, चेक करना। अब है ना, ये वो टाइम आता जा रहा है जिस टाइम पे हर कोई लो फील करता है।
जो बच्चा सुबह 3 बजे उठ के पढ़ रहा है ना, वो भी सोचेगा कि मुझे जिंदगी में ऐसा क्या नया चाहिए, क्या अलग चाहिए कि मैं उठ रहा हूँ, बाकी किसी को लेना देना नहीं है। देखो, इस चीज का आंसर आपको तभी मिल सकता है जब बिल्कुल आप शिद्दत से पढ़ रहे हो। अदरवाइज मुझे भी हमेशा यही लगता था कि मैं क्यों पढ़ूं, मुझे क्यों पढ़ना पड़ रहा है, मेरा भाई खुद का वो ही नहीं पढ़ रहा, 10 बजे उठ रहा है अपने आराम से। लेकिन जब दिमाग में ये चीज होती है ना कि जिंदगी मेरी बनने वाली है, तो वो मैच्योरिटी आपके दिमाग में एक बनानी चाहिए। जब मैच्योरिटी आएगी ना, तो उस टाइम पे किसी भी बाहर वाले मोटिवेशन की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर समझ लो उस टाइम पे मोटिवेशन यूं उबल रहा होता है। तो अब बायोलॉजी की बात करते हैं। तो बायो में सिर्फ अपने एनसीईआरटी से चिपके रहो, चाहे कोई कितना भी कहे कि एग्जाम हार्ड आएगा, फलाना ढिमकाना आएगा, कुछ भी कहे, लेकिन तुम अपने एनसीईआरटी से चिपके रहो और पीवाईक्यूज करो। बस इतना ही करना है, बार बार रीडिंग करते रहो करते रहो करते रहो। देखो, जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं किया तो मतलब मॉक टेस्ट आपने यूं ही टाइम वेस्ट किया है 3 घंटे। कि आपने 3 घंटे में जो मॉक टेस्ट दिया है, आपको जो आते थे वो तो आपने कर दिए, वो तो आप वहां भी कर दोगे। बात क्या है कि जो क्वेश्चन नहीं आते थे वो आपको सीखना है। और एक और चीज कि आपके मॉक टेस्ट में चाहिए 300 नंबर आए, 400 नंबर आए, चाहे 500 नंबर आए, उस चीज की खुशी बनानी है कि पहला मॉक टेस्ट दिया था, मेरे 400 नंबर आए हैं। ठीक है, अभी मेरे पास 1.5-2 महीना है इंप्रूव करने का। देखो, आप जो बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हो, बेशक आपने रिवीजन कर रखा हो, मॉक टेस्ट में फिर भी आपके कम नंबर आए, ठीक है, क्या तो इस चीज से दुखी होकर बैठ जाओ, रोना धोना कर लो अपने, या फिर जो चीजें नहीं हो रही है ना, एक बार उस पर काम करो कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट्स में कहीं कमी है, रीडिंग में कुछ कमी है, तो थोड़ी उसको इंप्रूव करो अपने। अगर आपको लग रहा है कि मैं सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ, तो अपना क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। देखो, जब तक अपनी मिस्टेक्स को देखोगे नहीं तो ठीक कैसे करोगे। अदरवाइज जब नीट के एग्जाम में 3 घंटे जब बैठोगे ना, तो पागल हो जाओगे औरों को देख देख के जो ऐसे लगे पड़े रहेंगे। तो ये चीज आपको पहले से सीखनी पड़ेगी, पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा एग्जाम के लिए। तो आई होप कि आपको मॉक टेस्ट की अहमियत का पता लगा होगा। और मैंने भी कम से कम 20-25 मॉक टेस्ट जरूर दिए थे। देखो, स्टार्टिंग में अपना पूरा ध्यान सिलेबस कंप्लीट करने पे रखा, साथ साथ रिवीजन चलता रहा। और एक चीज और कि मैं पीवाईक्यूज भी है ना चैप्टर्स के साथ साथ करती थी। ठीक है, और ट्रस्ट में मॉक टेस्ट के मार्क्स आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं करते। मैंने अपना एक फ्रेंड का बताया होगा, मेरी एक फ्रेंड थी, उसके मॉक टेस्ट में हमेशा बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। इतने अच्छे मार्क्स आते थे कि मुझे जो भी अपना डाउट होता था ना, मैं सारे उससे पूछती थी स्क्रीनशॉट भेज के। और उसने आकाश ज्वाइन कर रखा था ऑनलाइन, और वो अपने मार्क्स भी दिखाती मुझे, हमेशा उसके 650+, हमेशा इतने मार्क्स होते थे। हालांकि जो उसका पिछला ड्रॉप था ना, उसमें भी वो कह रही थी कि वो 2-3 नंबर से ही रह गई, सिर्फ ऐसा कुछ था। तो ये समझ लो कि उसके तो 100% चांस थे सिलेक्शन के, और मैं बेचारी 2.5 महीने पहले शुरू किया, कॉन्फिडेंस इतना कहीं टॉप ना कर दूं, लेकिन रियलिटी तो वही है कि उससे तो बहुत पीछे हूं मैं। ठीक है, बट स्टिल आप देखो कि नीट में मेरा सिलेक्शन हो गया और उसको सीट नहीं मिली, और वो मुझसे अब तक बात नहीं कर रही है, गायब हो गई वो मेरी जिंदगी से, समझ लो। तो मॉक टेस्ट के मार्क्स को इतना सीरियस नहीं लेना है, बट एक अपने अंदर ही अपने आप से कंपटीशन रखो कि हाँ, इस बार इतने नंबर आए थे तो मैं और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। आपका पूरा ध्यान सिर्फ इंप्रूवमेंट पे होना चाहिए, ना कि मॉक टेस्ट के मार्क्स पे, सबसे पहली चीज तो। अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, बस इतना याद रहे कि जब मॉक टेस्ट आप साइड में रखो ना करने के बाद, तो मॉक टेस्ट में जितने क्वेश्चन है ना वो आपको आने चाहिए उस टाइम पे। तो ऐसे जब 20-25 मॉक टेस्ट तुम देने वाले हो ना, तो 20-25 मॉक टेस्ट जितने क्वेश्चन है सारे आपके टिप्स पे होने चाहिए उस टाइम पे। और जब आप नीट के एग्जाम में जाके देखोगे ना, तो कुछ बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, वहीं आते हैं घूम फिर के क्वेश्चन। हर चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, मुश्किल से 3-4 टॉपिक होते हैं ऐसे। तो क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, घूम फिर के बनने वहीं से ही है वो। तो जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा एग्जाम में दिखेगा वो कि तुमने कितनी तैयारी की थी। वरना तुम खुद सोचो कि टॉपर जो बच्चे होते हैं वो 1.5 घंटे में 2 घंटे में कैसे पेपर कर लेते हैं, और हम जैसे बच्चे लगे रहते हैं 3 घंटे तक, उसके बाद भी कह देते हैं कि पेपर तो छूट गया हमारा। वो इसलिए होता है क्योंकि टॉपर्स बच्चों ने इतने मॉक टेस्ट दे रखे होते हैं कि क्वेश्चन देखते ही उनको पता होता है कि हाँ ऐसे होना ही है। और हम जैसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर सोचेंगे कौन से चैप्टर में से था, कौन से फॉर्मूलाज होते थे, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन कभी किया ही नहीं हमने, इतने मॉक टेस्ट ही नहीं दिए कि इतना डीप में पहुंच पाते हम लोग। तो जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करो, और जितना अब तक पढ़ा है ना उसको एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, और लास्ट में ये कहूंगी कि मैंने अपने हिस्से का स्ट्रगल किया था, तुम अपने हिस्से का स्ट्रगल कर रहे हो, सबको अपना अपना करना ही होगा, कोई किसी के लिए करने वाला नहीं है। ठीक है, जिसकी आपको रात रात तक घंटों घंटों वार्तालाप चल रही हो ना किसी से, वो भी आपके हिस्से का स्ट्रगल नहीं करना चाहेगा। एक बार आप पूछ लेना अगर आपको विश्वास ना हो तो कहने का मतलब ये है कि 2.5 महीने के लिए अपनी सारी चीजें छोड़ दो ना, कहीं भी मुंह मार रहे हो, सारी चीजें छोड़ के बिल्कुल फोकस्ड हो जाओ कि मुझे 2.5 महीने अपने इतने बेस्ट देने हैं कि मुझे जिंदगी में हमेशा याद रहे कि एक बार ऐसी पागलों वाली मेहनत की थी ना, कि आज उसके बदौलत यहाँ बैठा हूं मैं। एटलीस्ट सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो रिग्रेट नहीं रहेगा जिंदगी में कभी, क्योंकि मैंने जितने ड्रॉप्स लिए ना मुझे हमेशा रिग्रेट रहा था कि कमी की है मैंने ही कम पढ़ा है, हमेशा रिग्रेट रहा। लेकिन जब लास्ट महीने चाहिए मैं 2.5 महीने पढ़ी थी, लेकिन मेरे अंदर इतना था, मेरे घर वालों में इतना था कि अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो फिर ये समझ लो जिंदगी में होना ही नहीं है।
तो इतना पढ़ो कि रिग्रेट ना रहे एटलीस्ट आपकी जिंदगी में। और ट्रस्ट में जब इतना पढ़ोगे ना तो सिलेक्शन आपका रुक ही नहीं सकता। 99% तो रुक नहीं सकता, 1% तो वो भगवान कुछ चाह रहे हो तो अलग बात है। ये रियलिटी है, इसको फेस करना पड़ेगा। चाहे रो रो के 50 ड्रॉप लेके कर लो या कैसे भी कर लो, एक बार तो अपना 101% देना ही पड़ेगा। चाहे रो पीट के कर लो, चाहे हंस के कर लो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अपना एक बार 101% दे दो। और जो फालतू के थॉट्स है ना कि मैं बीएमएस कर लूँ क्या, बीडीएस कर लूँ क्या, बीएससी कर लूँ क्या, या फिर मैं अपना बी प्लान क्या रखूं, ये पूरी सीक्वेंस खत्म कर दो। और इस 2.5 महीने में सारी सिर्फ वो चीजें करनी है जो आपको अपने सिलेक्शन की तरफ लेके जाए। फालतू की अगर कोई भी चीज लग रही है ना कि ये चीज मुझे थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो जड़ से मिटा दो उसको बिल्कुल। अब इतनी वीडियो देखने के बाद अगर इतनी हिम्मत रखते हो ना कि अपनी डिस्ट्रैक्शंस को जड़ से खत्म कर दो, तभी आप सिलेक्शन डिजर्व करते हो। तो मुझे ना कमेंट से प्रॉमिस करके जाओ कि मेरे अंदर इतना जिगरा है कि मैं 2.5 महीने अपनी सारी फालतू की चीजें छोड़ के मैं सिर्फ और सिर्फ अपने नीट के एग्जाम पे ध्यान दूंगा। बाकी कोई भी दुख तकलीफ पीड़ा हो तो मुझे कमेंट्स में बता के जाना। बेस्ट ऑफ लक प्रिपरेशन और बाय बाय।